अनंत राम जायसवाल जी को याद करता हूँ। वो उन समाजवादी नेताओं में थे जिन्होंने समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। शुरुआती दौर में जब कांग्रेस के खिलाफ और उस समय नीतियों के खिलाफ गरीब किसान वंचित शोषित की आवाज़ बनने का काम अनंत राम जायसवाल जी ने किया। हमारे यहाँ जितने साथी बैठे हैं, कुछ साथी इसमें से उनके साथ काम किया है। उन्होंने समाजवादी आंदोलन को जहाँ आगे बढ़ाया, वहीं अपने विचारों से लोगों को जोड़ने का भी काम किया। उस आंदोलन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब नई पीढ़ी की है। हमें खुशी है इस बात की कि नई पीढ़ी के लोग भी समाजवादी आंदोलन से जुड़ रहे हैं। जो सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने देखा और नेताजी ने जिस आंदोलन को गांव-गांव पहुंचाने का काम किया, राजनीतिक परिस्थितियों में समाजवादी आंदोलन को और मजबूत बनाया नेताजी ने। हमारे तमाम साथी जिन्होंने समय समय पर उनके साथ संघर्ष कर करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। आज के दिन जब हम अनंत राम जायसवाल जी को याद कर रहे हैं, तो हम ये संकल्प लेते हैं कि पुराने समाजवादियों ने, उस पीढ़ी ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग काम करेंगे। वहीं हम समाजवादी पार्टी के प्रकोष्ठ के राहुल जी को बधाई दूंगा कि आज लखनऊ से चल कर के वो कई प्रदेशों में, कई जिलों में जाकर के समाजवादी पार्टी से लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। चाहे वो हमारे पिछड़े हों, दलित भाई हों, पीड़ित अगड़े हों, उन सबको जोड़ करके एक आंदोलन का रूप देने का काम करेंगे। पीडीए यात्रा और पीडीए पंचायत आने वाले समय में समाजवादी लोग शुरू करेंगे। हमें उम्मीद है इनकी यात्रा से समाजवादी पार्टी से लोग जुड़ेंगे और जिन परिस्थितियों में आज राजनीति जा रही है और जिस तरीके से संविधान को और लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, ये पीडीए यात्रा राहुल जी चला करके संविधान की रक्षा करने का काम करेंगे। जो समाजवादी पार्टी है, इकलौती पार्टी वो है जो समाजवादी मूल्यों के बचाने का काम कर रही है। यूँ तो समाजवादी पार्टी है, लेकिन अगर हम ये भी कहें कि संविधान पार्टी है, तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाएं। आज जो ताकतें काम कर रही हैं, वो समाज में जहर घोल रही हैं, दूरियां बना रही हैं और जिस तरीके से किसान, नौजवान दुखी है, उसके सामने कोई रास्ता नहीं है। अगर एनसीआरबी का आंकड़ा देखें तो जब से बीजेपी की सरकार आई है, पूरे देश में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। जहां नौकरियों के लिए सपने देखता था नौजवान, मेहनत करता था, पढ़ाई करता था, अब ऐसी परिस्थितियां बन गई, ऐसे आर्थिक नीतियों के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी देश को ले जा रही है कि नौकरियां तो खत्म हो गई हैं, अब सम्मान का रोजगार मिलना भी मुश्किल है। अगर नौजवान सामने आए, अपना सीवी दिखाए और कहे कि हम इस सीवी के अनुसार काम करना चाहते हैं, अपनी मानसिक क्षमता को बढ़ाना करके हम रोजगार या नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार उन्हें वेटर, होटल में नौकरी या सफाई की नौकरी देना चाहती है, डिलीवरी की नौकरी देना चाहती है। हम अपने नौजवानों को कहना चाहते हैं कि समाजवादियों को जब भी मौका मिलेगा, उन्हें सम्मान का रोजगार और नौकरी के अवसर देने के लिए समाजवादी लोग काम करेंगे। जो अधिकार है, ये हम सब जानते हैं सदन के बारे में, लेकिन उसके पीछे सदन को मुख्यमंत्री चला रहे हैं। वो सरकार नहीं चाहती है कि उसके खिलाफ कोई आवाज उठाए, उसके खिलाफ कोई सवाल पूछे। और कई मौके आए हैं जब विपक्ष ने सवाल पूछे हैं, उसका सीधा जवाब भी सरकार ने नहीं दिया है। याद कीजिए वो समय जब मुख्यमंत्री जी ने सदन में खड़े होकर के एक अखबार की कटिंग निकाल करके दिखाया
कि समाजवादी सरकार होती थी तो इस तरीके से भर्ती की हेरा फेरी हुआ करती थी। और उन्होंने भाषण में कहा कि 46 में 56 एसडीएम हो गए थे। वो उस दिन से लेकर के आज दिन तक कई मौकों पर सदन में, आपके बीच, जनता के बीच मैंने पूछा कि वो 46 में 56 वाली सूची कहाँ है। न स्पीकर ने सदन में सहयोग किया विपक्ष का, और न ही सरकार ने कोई उसमें स्पष्ट जवाब दिया। केवल एक बात नहीं, इसके साथ साथ दूसरा, हालांकि बहुत सारे लोगों के लिए महत्वपूर्ण सवाल नहीं है, बहुत से लोग इस सवाल को नहीं छूते हैं, सांड को लेकर के मैंने बाकायदा सूची दी, और माननीय हमारे आदरणीय अवधेश प्रसाद जी बैठे हैं, इनकी विधानसभा में तो सबसे ज्यादा लोगों की जान गई होगी। आपने, हमने और काफी माननीय सदस्यों ने खड़े होकर के कहा कि बताइए समस्या का समाधान क्या है। न सूची का पता लगा, और आपको याद होगा जब स्टेट को लेकर के तमाम आंकड़े पेश किए गए और सरकार से जवाब मांगा गया कि जो पैरामीटर्स हैं हेल्थ के, पैरामीटर्स हैं भुखमरी के, पैरामीटर्स हैं बेरोजगारी के, पैरामीटर्स हैं स्वास्थ्य के, उसका सरकार जवाब दे। हमने नीति आयोग का और एक प्रतिष्ठित मैगजीन का और एक प्रतिष्ठित संस्था के आंकड़े दिए, तो सरकार जवाब नहीं दे रही। तो ये लोकतंत्र की परंपराओं की धज्जियां उड़ा रही है। सरकार स्पीकर नहीं चला रहे सदन, उसमें भी मुख्यमंत्री जी चला रहे सरकार और सदन। इसीलिए हमें उम्मीद है कि इस यात्रा के माध्यम से लोकतंत्र की रक्षा का संदेश गांव-गांव जाएगा। जब लोकसभा में इतने सांसद निकाल दिए गए हों, कई सौ सवालों का जवाब न दिया गया हो, तो इस सरकार से क्या उम्मीद करोगे। इसलिए 2024 ये साल नया जरूर है, लेकिन इस नए साल में आवाज परिवर्तन की होगी, बदलाव की होगी, और ऐसे लोग जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के रास्ते को रोक रहे हैं, उनको रास्ते से हटाने का काम हम सब मिलकर के करेंगे। इसीलिए पीडीए एनडीए को हराएगा। पीडीए का जवाब कोई नहीं है। जो लोग कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ में गैर बराबरी नहीं खत्म होती है। जब सबका साथ का नारा दिया जाता है तो उसमें गैर बराबरी खत्म होने की बात नहीं है। ये पीडीए है जो गैर बराबरी की खत्म करने के लिए आगे बढ़ेगा, और जाति जनगणना कर करके सामाजिक न्याय दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। उसमें सहयोग करने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे कह दूं, सच्चे पत्रकार हो, आप नाराज हो तो मैं क्या करूं उसके लिए। तारीफ से कोई नाराज होने लगे तो मैं क्या कर सकता हूं इसके लिए। मैं समझता हूं हमारे आदरणीय माता साहब पांडे जी बेहतर बता सकते हैं कि कई बार ये अध्यक्ष रहे हैं, और अध्यक्ष के नाते इन्होंने सभी माननीय सदस्यों का हमेशा सम्मान किया, उनकी बात उठाने का मौका दिया, चाहे वो सवाल रहे हों या नियमों में अशिथिलता ला करके भी अगर उन्हें मौका देने का काम हुआ होगा तो आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी ने किया है। मैं समझता हूँ उस नियम के बारे में और उस नियम के तहत जो अधिकार माननीय विधायकों के आप बेहतर बता सकते हैं। अच्छाई से कोई नाराज नहीं हो सकता। मैं राहुल जी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इस सर्दी में यात्रा निकाल रहे हैं, हमें उम्मीद है यात्रा सफल होगी। इनके सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार इनका मनोबल बढ़ाने के लिए। आप पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद जो इतनी सर्दी में सुबह सुबह हम और आप लोग मिल रहे हैं। समाजवादी लोग पुराने धार्मिक हैं, बहुत पुराने धार्मिक हैं। आप कब से धार्मिक हो? तो सोचिए आप, तो हमें करने की क्या जरूरत है बताओ? हमें क्या कोई दिखावा करना है? ये हमारे लिए पीडीए महत्वपूर्ण है, और कई मौकों पर का फिर मैं कहता हूं पीडीए भगवान है हमारे लिए। अखिलेश जी कल योगी आदित्य लेंगे, उनकी बात ये मत करो, वो 46 में 56 है, उन्हें जब गिनती नहीं आती।
आज तक बिजली का कारखाने का नाम नहीं बताया। वो फार्मूला क्या है सर? बिजली का कारखाने का नाम नहीं बताया आज तक। और आपको हमको बताओ कितनी बिजली महंगी मिल रही है। एटा का 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट बन गया होता तो सस्ती बिजली हो जाती। पनकी का पावर प्लांट बन गया होता 1x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट तो बिजली सस्ती होती। निवेली लिग्नाइट का पावर प्लांट बन गया होता, वो भी 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट है। कभी आपने सुना उनके मुंह से? यही फार्मूला तो सर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ समाजवादियों की जो लड़ाई है वो किसान, गरीब और पिछड़े, दलित, वंचित शोषितों को कैसे सम्मान दिलाया जाए। दुख है इस बात का कि नौजवान अपनी सीवी लेकर के घूम रहा है, अपना बायोडाटा लेकर के दिखा के घूम रहा है। जो लोग बड़े पैमाने पे नौकरी देने वाले थे, जिन्होंने निवेश के लिए उत्तर प्रदेश में कई बड़े बड़े आयोजन किए, क्या वो इवेंट आप लोग भूल जाएंगे? वो जब गोमती का किनारा सजाया गया था, नेवी के लोग, एयरफोर्स के लोग बुलाए गए थे, आर्मी के लोगों ने बड़ी बड़ी एग्जीबिशन की थी और क्या कहा था कि डिफेंस एक्सपो के बाद ये इन्वेस्टमेंट आएगा, यूपी में ये काम होंगे और ये चीज़ें बनने लगेंगी। क्या हुआ मेक इन इंडिया का, या वो क्या हुआ मेक इन यूपी का? और सदन के अंदर सरकार ने ये कहा कि 40 लाख करोड़ का निवेश का एमओयू हुआ है और जमीन पे आ रहा है। आप बताइए 40 लाख करोड़ का निवेश कहां पहुंच गया है? जिस निवेश की वजह से नौकरी और रोजगार मिले वो आंकड़े कहां हैं? और अब तो दूसरे प्रदेश भी उत्तर प्रदेश से बढ़ चढ़कर के निवेश के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। बिहार ने अभी किया है, वही उद्योगपति जो यूपी आए थे वो बिहार गए। अभी हाल ही में तमिलनाडु में हुआ, जिसमें देश के प्रधानमंत्री ने उनके ड्रेविडियन वे ऑफ गवर्नेंस की बधाई दी। वहाँ के मंत्री गए, शामिल हुए कार्यक्रम में, वहाँ निवेश का बड़ा आयोजन हुआ है। उन्होंने दावा किया है कि निवेश बड़े पैमाने पे आ रहा है। और उसके बाद आपने गुजरात का निवेश का बड़ा कार्यक्रम देखा होगा, और देखिए उस निवेश के कार्यक्रम में बड़े बड़े उद्योगपतियों ने गुजराती भाषा में कहा कि हम कहीं निवेश करें न करें लेकिन गुजरात में हम निवेश जरूर करेंगे। तो बताइए हमारे मुख्यमंत्री जी को क्या निवेश मिलेगा, जब तमिलनाडु वाले आपसे बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं, उनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपसे बेहतर है। आपके और स्टेट में, गुजरात में बेटर इंडस्ट्रियल माहौल है, तभी तो वहाँ निवेश जा रहा है। तो फिर उत्तर प्रदेश में निवेश कब आएगा? और गिन लीजिए आप, वही उद्योगपति हैं जो यूपी में 2-2 बार आए, जिन्होंने एमओयू किया, उसमें से कई उद्योगपति उन प्रदेशों में गए, वहाँ भी एमओयू किए। तो बताइए आपका निवेश कहाँ है? तो सवाल तो इस बात का है कि लोगों के जीवन बदलेगा कि नहीं बदलेगा। आप विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, अब अमेरिका और यूरोप की तुलना करना चाहते हैं। न हमारी सड़क उन जैसी, न हमारे अस्पताल उन जैसे, न हमारी इंस्टीट्यूशंस उन जैसी, न हमारी प्राइमरी एजुकेशन उन जैसी, न हमारी हेल्थ सर्विसेज उन जैसी। आप देखिए अस्पतालों का क्या हाल है। आप केजीयू में देख लो, सबसे प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज है, क्या इलाज मिल रहा है वहाँ पर? क्या ऑपरेशन टाइम पे हो रहे हैं? क्या डॉक्टर्स को सुविधाएं हैं? आपका लोहिया इंस्टीट्यूट है, क्या कहाँ पहुँचा दिया? कैंसर इंस्टीट्यूट आज तक नहीं चालू कर पाए, जिसमें डायरेक्टर नहीं अभी तक। पीजीआई का हाल आप जानते हो, हम और आप सिफारिश करते रहे, मरीज को आप एडमिट नहीं करा सकते। ये हालत मेडिकल सर्विस की। और सब चले गए जाने कहाँ? तीर्थ यात्रा पे चले गए सब। तो नौकरी कौन देगा, रोजगार कौन देगा? और फिर आपको निवेश पे पूछना चाहिए कि जब ये स्टेट बेटर इंडस्ट्रियल पॉलिसी, बेटर इंसेंटिव्स और उन स्टेटों से उनका भावनात्मक लगाव है, तो आपकी स्टेट में क्यों आएगा कोई निवेश करने? क्या आपने उनके भाषण नहीं सुने? जो देश के टॉप 2 बिजनेसमैन, उन्होंने गुजरात में निवेश करने के लिए कहा है, यूपी में निवेश करने के लिए नहीं कहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए यात्रा
जाने दो